हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस। रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के एक जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंपा है। क्या है ये इम्पीचमेंट के पीछे का रीज़न, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें इस सेशन को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया ब्लॉक एमपी ने अभी सबमिट किया है इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट जज ओवर लैंप लाइटिंग लॉ। एक डेलीगेशन गया इंडिया ब्लॉक का, जो एमपी है, उन्होंने इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट जज जिनका नाम है जी.आर. स्वामीनाथन। इस पर 120 मेंबर्स के सिग्नेचर किए गए। ठीक है, इस नोटिस पर, यानी कि जो 120 मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस नोटिस पर सिग्नेचर किया। जो जस्टिस का नाम क्या है, जी.आर. स्वामीनाथन, जो कि मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के जज है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल की कोई अथॉरिटी है कि वो एक लैंप जला सके। एक पिलर पर एक लैंप है, बहुत बड़ा पिलर है जिसपे एक बहुत बड़ा लैंप जलता है, यानी कि दीपक जलता है, और ये एक दरगाह के पास में है ये लैंप, और ये एक फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है, कार्तिगई दीपम फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल के अवसर पर ये दरगाह के पास ही ये टेम्पल है, और वहाँ पर उस दरगाह के पास में क्या है, ये लैंप खड़ा है। हालांकि ये पहले से जलता हुआ आ रहा था, लेकिन वो जो लैंप है वो पहले छोटा लैंप जलाया जाता था, जो कि कहाँ पर, इस मंदिर के पास में है। इसका अगर आप देखेंगे एक सिचुएशन, तो यहाँ ऊपर जो आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर क्या है, ये दरगाह है। ओके, ये क्या है, ये दरगाह है और ये टेम्पल है। तो जो टेम्पल की प्रॉपर्टी है, इसमें ये पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं, ये भी इसी टेम्पल की प्रॉपर्टी में आता है। तो जो टेम्पल के अथॉरिटीज थे, उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि हमें जो इसका एक बड़ा लैंप है जो नहीं जलाया जाता है, उसको हमें जलाना है, जो कि थोड़ा सा कहाँ है, इस दरगाह के पास में है, यहाँ पर बना हुआ है कहीं। तो एक समझ के चलिए कि यहाँ पर ये बना हुआ है, तो हमें वहाँ पे जलाना है, और ये हमारी ही मंदिर यानी टेम्पल की प्रॉपर्टी में ही ये आता है। तो जो हाई कोर्ट के जज थे जिनकी बेंच में सुनवाई हो रही थी, जिनका नाम क्या है, जी.आर. स्वामीनाथन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिसीजन दिया, एक वर्डिक्ट दिया या एक फैसला दिया, क्या दिया कि भाई टेम्पल के जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस लैंप को जला सकते हैं ये फेस्टिवल के अवसर पर, और इससे दरगाह क्या भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मिसकंडक्ट है। क्या है, ये मिसकंडक्ट है, और इस चीज़ को लेकर उनको इम्पीचमेंट किया जाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि दो कम्युनिटी आपस में भिड़ जाएंगी, लड़ाई झगड़ा होगा वगैरह वगैरह, ऐसा उन्होंने आशंका जताते हुए ये क्या किया है, इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे तो जुडिशियल इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो इम्पीचमेंट वर्ड है, ये वर्ड कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो यूज़ नहीं किया गया है। ये केवल एक फॉर्मल वे में एक यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को, उस प्रोसेस को दिखाता है जो रिमूव करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है, अगर उनका मिसबिहेव या मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाता है तब। ठीक है, तो ये इम्पीचमेंट क्या एक प्रोसेस को दिखाता है, लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड कहीं पर भी नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस क्या है, आर्टिकल 124 को अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके साथ साथ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 को देखेंगे, तो ये एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करना है, हटाना है। वहीं आर्टिकल 218 इन्हीं में जो दिए गए प्रोविजंस हैं, लाइक जैसे आर्टिकल 124 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जो है, उसी को ही एक्सटेंड किया गया है, किसमें, आर्टिकल 218 में, जो कि प्रोविजन करता है किसके लिए, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए। तो यहां पर ये जो जुडिशियल हमें दिखाई देता है, तो जज कैन ओनली बी रिमूव्ड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। तो जज को किस बेस पर निकाला जा सकता है, अगर मिसबिहेवियर का प्रूव हो जाए उनके ऊपर कि भाई ये मिसबिहेव इन्होंने किया, जैसे सीरियस एथिकल या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो उन्होंने, जैसे कि अभी जो उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है जज पर,
वो क्या लगाया जा रहा है कि उन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब कि उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया है, उन्होंने बायस्ड डिसीजन दिया है, उन्होंने हिंदी कम्युनिटी के फेवर में डिसीजन दिया है और इसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसको नुकसान होगा, हार्म होगा। जबकि जज का ये कहना है, जज साहब ने जो डिसीजन दिया उन्होंने ये कहकर दिया कि ये प्रॉपर्टी जहां पर लैंप लगा हुआ है वो लैंप पूरा जो है वो किसकी प्रॉपर्टी में आता है, मंदिर की प्रॉपर्टी में आता है और अपनी प्रॉपर्टी में मंदिर उस लैंप को जला सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सीरियस एथिकल और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बेस पर हटाया, इनकैपेसिटी के बेस पर हटाया जा सकता है अगर इसे प्रूफ कर दिया जाए। इनकैपेसिटी मतलब कि अगर जज जो है अपनी ड्यूटी पूरी करने में असमर्थ हो जाए, जैसे फिजिकल या मेंटल रीजंस की वजह से, तो भी उनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अभी जो इंपीचमेंट का नोटिस दिया गया है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बेसिस पर दिया गया है। इंपीचमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसको इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, मतलब किसी भी एक हाउस में इस इंपीचमेंट के प्रोसेस को, मोशन को लाया जा सकता है। इस प्रोसेस को लाने के लिए क्या करना होगा, अगर लोकसभा में लाया जा रहा है, किसमें, अगर लोकसभा में लाया जाएगा ये मोशन, तो उसके लिए एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा में क्या चाहिए होता है, सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि 120 एमपीज के सिग्नेचर इस नोटिस पर हैं कि वो चाहते हैं कि क्या हो जाए कि इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन अगर राज्यसभा में ये लाया जाता है तो इसके लिए 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। वहीं अगर आप देखा जाए तो ये जो मोशन है इसको प्रोसीड तब किया जा सकता है जब स्पीकर या जो चेयरमैन है, जैसे स्पीकर कहाँ के, जैसे लोकसभा के, अभी हमने देखा कि जो ओम बिरला जी है उनको नोटिस दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है अभी इसको, वो अगर एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने तो स्पीकर को दिया जाएगा, स्पीकर को दिया जाएगा तभी आगे प्रोसेस होगा। और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो एक्सेप्ट करते हैं मोशन को, तब आगे प्रोसेस होता है। उसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो इंक्वायरी कमेटी बैठती है कि 3 मेंबर्स ऑफ कमेटी को जो है सेटअप किया जाता है, जिसमें जो किसके अंडर होता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, होंगे। और तीसरे जो व्यक्ति होंगे वो जुडिशरी को या लॉ को जानने वाले एक पर्सन होंगे। तो 3 लोग एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। किस चीज को लेकर कि जो कंडक्ट या जो आरोप लगाए गए हैं उनकी फैक्ट फाइंडिंग की जा सके कि क्या ये सही है या नहीं है, या किस एंगल से ठीक है। और ये क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी की तरह यहाँ पर चार्जेस लगाए जाते हैं, यानी फैक्ट फाइंडिंग किया जाता है कि जो एलिगेशन लगाए गए, अगर मिसकंडक्ट का आरोप लगाया गया है तो वो कहाँ तक सही है, क्या उन्होंने जो काम किया है वो गलत है वाकई में ही। इसी तरह से कमेटी की जो रिपोर्ट आती है और पार्लियामेंट्री डिबेट होता है, तो ये जो इंक्वायरी है यानी जो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाती है कहाँ पर, हाउस में, जहाँ पर मोशन इनिशिएट किया गया है। अगर ये कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब कमेटी को ऐसा लगता है कि हाँ ये किया जाना चाहिए। इफ द जज इज फाउंड गिल्टी द मोशन डिबेट एंड मस्ट बी पास्ड इन बोथ हाउसेस बाय द स्पेशल मेजोरिटी। कमेटी को ये लगता है कि भाई ठीक है यहां पर आगे प्रोसीजर किया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने मिसकंडक्ट ऐसा लगता है कि किया गया है। देन उसके बाद अब जैसे लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में मोशन लाया जाएगा और वहां पर पास किया जाएगा। देन उसके बाद कहां पास किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में भी पास किया जाना चाहिए और दोनों ही जगह स्पेशल मेजोरिटी में किया जाना चाहिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी इसके फेवर में होना चाहिए, मोशन के फेवर में होना चाहिए, नहीं तो फिर ये पास नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है और ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से हमने आज तक देखा कि अभी तक किसी भी हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट इंपीचमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। आफ्टर पार्लियामेंट का अप्रूवल होने के बाद प्रेसिडेंट जो है इस पर फाइनल रिमूवल ऑर्डर दे देते हैं अगर ये पास हो जाता है तो। लेकिन अभी कहां गया है, अभी ये स्पीकर के पास गया है, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके पास अभी गया है और वो अभी इस पर आगे कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी को देंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ये कंप्लीट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो जजेस होते हैं वो मिड प्रोसेस में ही क्या कर देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं।
इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि कोई भी जज आज तक सक्सेसफुली इम्पीच्ड नहीं किया गया है इंडिया में, हुआ ही नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का एक रीज़न ये कि वेरी हाई वोटिंग देयर सोल्ड मेकिंग रिमूवल एक्सट्रीमली रेयर। इसी वजह से हम देखते हैं कि तो प्रोसीजर आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, पूरा प्रोसीजर काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, जिसमें पहले तो स्पीकर के पास जाती है बात, स्पीकर या चेयरमैन के पास नोटिस जाता है, फिर चेयरमैन या स्पीकर क्या करते हैं, कमेटी बनाई जाती है, कमेटी उस पर इंक्वायरी करती है प्रॉपर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू। और फिर उसके बाद कमेटी को लगता है, तब वहाँ पे कमेटी को अगर लगता है कि भाई जो गलतियाँ हुई हैं, तब जाकर आगे वो मोशन लाया जाता है डिबेट करने का और उसको पास करने का। लेकिन यहाँ पर ही मैक्सिमम देखा गया कि कमेटी ने ही इस चीज़ को डिनाई कर दिया होता है कि भाई नहीं हुआ है। अब यहाँ पर कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है, लेकिन मोशन लाया जाता है। मोशन में भी अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग पास होना चाहिए, जो कि एक बहुत कठिन काम होता है। और देन जब ये पास हो जाता है तब उसके बाद प्रेसिडेंट जी का नंबर आता है। प्रेसिडेंट जी तो बस क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे कि भाई इनको हटा दिया जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है, किसके, जो जज होते हैं उनके। मेनली अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आपने मुझे सुना। और मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर जाएँ, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। जय हिंद।